हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5 के बारे में, जिसका नाम है व्यापारिक अवसर पहचान करना और उसका चयन करना। इस बारे में ये चैप्टर होने वाला है। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में कि क्या बात करेंगे हम इसके अंदर। देखो, अवसर से मतलब है अपॉर्चुनिटीज़। आप, हम और सभी लोग ज़िंदगी में हमेशा ढूंढते रहते हैं कि कोई चांस मिल जाए किसी जगह पे, किसी जॉब, कोई सी अच्छी सी जॉब मिल जाए जहाँ पे मुझे एक बार चांस मिल जाए तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, है ना। मतलब हमेशा ही हर व्यक्ति ये कोशिश में लगा रहता है, आपके फादर भी, आपके आप भी, है ना। अब जिस उम्र में हो आप, आपके दिमाग में सब बातें आती होंगी कि भाई कहीं कुछ जॉब करनी है ताकि माँ बाप का सहारा बन सकूं। तो ये जो अवसर है तलाश करते रहते हो आप, ये उसी बारे में है। पर यहाँ पे थोड़ा टॉपिक अलग होगा। यहाँ पे ज़िंदगी का अवसर नहीं बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ बिजनेस के बारे में, राइट। यानी कि जो आप इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने वाले हो या करते हो या करोगे, या हम इमेजिनेशन करने वाले, तो उसके बारे में है ये कि भाई जो व्यापारिक अवसर होते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उनको उनको पहचाने कैसे। सबसे पहली बात कि पहचानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं चूज़ करने की। कि देखो, किसी क्षेत्र में हम जाते हैं घूमने के लिए, हमें पता चला कि भाई यहाँ पे तो यार ये कमियाँ हैं, यहाँ पे तो होटल्स ही नहीं है ठहरने के लिए। आप घूमने गए हो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ में, आप देख रहे हो कि उस जगह में कोई मतलब सुविधाएं नहीं है, फैसिलिटीज़ ही नहीं है, वहाँ पे सर्विस अच्छी नहीं है। तो मतलब बहुत सारी कमियां आपको देखने को मिलती है वहाँ पे। तो आप वहाँ पे से किसी एक कमियों को तो चूज़ करोगे कि भाई ये वाली कमियां, मैं यहाँ पे पहले यहाँ पे इस कमी को देखता हूँ कि ये कमी जो है सबसे ज़्यादा भयंकर लग रही है मुझे, इस पर काम करना चाहिए ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके थोड़ा सा, है ना। और मुझे फ़ायदा हो जाएगा उससे, लोगों को फ़ायदा होगा तो मुझे भी फ़ायदा होगा। ठीक है, ये इकोनॉमी में होता है। एक इसको बोलते हैं अदृश्य हाथ या इमेजिनरी हैंड। अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा इसके बारे में कि कुछ मतलब कि जब हम इनडायरेक्टली किसी का फ़ायदा करते हैं उसको अदृश्य हाथ कहते हैं। मतलब अपने फ़ायदे के चक्कर में हम समाज का जब फ़ायदा करते हैं उसको हम कहते हैं अदृश्य हाथ। इंग्लिश में इमेजिनरी हैंड कहते हैं। तो इस बारे में हम यहाँ पे इसको चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं परिचय की। तो परिचय में वही है सेम, आइडिया जनरेशन के बारे में बता रहा है कि जब व्यापारिक अवसर हमें मिलते हैं तो हम किस तरीके से अपने जो आइडियाज़ होते हैं उनको जनरेट कर पाते हैं कि भाई मेरे हिसाब से क्या बेस्ट है। ऐसी थोड़ी ना कि मतलब वहाँ पे 36 प्रॉब्लम्स है, आप 36 की 36 प्रॉब्लम का मतलब सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। पहले आप एक का निकालोगे ना, पहले एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालोगे, उसको निकल गया, वो हो गई सोल्यूशन लोगों की, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई उस टॉपिक के अंदर। 26 में से 36 में से एक सॉल्व हो गई, अब 35 बची है। अब बाकी के आप एक एक करके फिर उनको ठीक करने की कोशिश करोगे। तो एक स्टार्ट करोगे ना एक बात से, तो सबसे जो जो आपका सबसे बेस्ट होगा, जो ब्रह्मास्त्र होता है हमारा, कोई भी स्किल्स होती है हमारे पास कि भाई ये स्किल्स तो मेरे अंदर बहुत अच्छी है, औरों से तो अच्छी है। ऐसा नहीं होता कि मतलब परफेक्ट है पर औरों से अच्छी है। मतलब मैं आपसे इसलिए ये कह रहा हूँ कि परफेक्ट कभी नहीं होता, हमें अच्छा करना होता है अपने आप को। ठीक है, परफेक्ट कोई नहीं होता ज़िंदगी में, दुनिया में कोई हम भगवान तो है नहीं कि हम परफेक्ट होंगे हर काम में, कोई भी नहीं होता। तो इसलिए हमें बेटर होना पड़ता है, खुद से बेटर होना चाहिए। बस इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। और एक दिन इसी बेटर के चक्कर में हम जो है बेस्ट पा लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो इस बारे में ये बात कर रहे हैं। और वही सेम बात यहाँ पे भी बताई जा रही है कि भाई कहीं किसी क्षेत्र में गए हो आप, वहाँ पे कमियाँ दिखी आपको, काफ़ी सारी कमियाँ देखने को मिली है। फॉर एग्जांपल 5 कमी आपने देख ली, 5 में से आपने चूज़ करी कोई एक। ठीक है, वहाँ पे सबसे भयंकर कमी है वहाँ पे, या फिर जो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से सूट कर दिया आपको कि भाई आप इस जो कमियां हैं इस पे आप काम कर सकते हो। जैसे कि आप वहाँ किसी क्षेत्र में गए हो, हिल स्टेशन पे गए हो घूमने के लिए, वहाँ पे आप देख रहे हो कि यार लोगों के पास होटल्स की कमी है, लोग वहाँ पे मतलब ठहरने में दिक्कत आ रही है, लोगों को जगह कम है। तो आप क्या करोगे, वहाँ पे होटल्स बनाओगे, कोशिश करोगे कि भाई यहाँ पे होटल बन जाए, मतलब पैसे लगाओगे डेफिनेटली यार, ये तो करना ही पड़ेगा आपको, और सर्विसेज दोगे। मतलब इमेजिनेशन करने के लिए कह रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कह रहा कि मैं आप हकीकत में आप करोगे। मैं आपको मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस टॉपिक को। तो ये वही बात करता है कि भाई समस्या को देखो, ठीक है, समझो, और उसको चूज करो कि कौन सी आपके लिए बेस्ट रहेगी, फिर उसके ऊपर आप काम करो। उसके बाद आता है यहाँ पे व्यापार योजना की पहचान करना। तो यहाँ पे आपको कुछ हाईलाइट दिखेगा येलो में, जैसे क्यों, कहाँ, कब और कैसे के आसपास ही उद्यम घूमता रहता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, हर अभी ज़िंदगी जो चल रही है, आपकी जो लाइफ चल रही है, अभी आप यही सोच रहे होंगे कि यार क्यों, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ या जो भी आप कोर्स कर रहे होंगे,
इग्नू से या कोई और वेबसाइट से या कोई और यूनिवर्सिटी से, तो आप यही सोच रहे होंगे कि यार ये क्यों कर रहा हूँ मैं, है ना। वाई ढूंढते हो आप कि भाई ये क्यों करना है, क्या रीज़न है, क्या मुझे फ़ायदा मिलेगा इससे। उसके बाद आप अपने आप से पूछते हो कि कहाँ जाना है ना, आपको क्या करना है, आपका क्या करियर होगा फ्यूचर में, आपको कुछ क्या करना है, मतलब कोई फील्ड सोची है आपने, क्या सोची है इस तरीके से, कब, यानी कि आप कब करोगे उस काम को जो आप सोच के बैठे हो अपने दिमाग में, आप कब स्टार्ट करने वाले हो, अभी से या इसको करने के बाद। ठीक है, यानी कि जो आप काम कर रहे हो अभी, जो पढ़ रहे हो मुझसे, ये ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद करोगे या पहले करोगे या साथ साथ में करोगे। तो ये जो है सवाल आपके दिमाग में आते हैं, और कैसे होगा ये, हाउ, ये सब जो सवाल है हमारी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में घूमते रहते हैं हमेशा। ठीक है, बचपन से लेके अभी तक से। और बचपन में हम इतनी ज़्यादा सोचते नहीं हैं इन सब चीज़ों के बारे में, जब हम मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं ना, मैच्योरिटी जब हमें आती है, तो ये सब बातें सबके दिमाग में घूमती है कि यार क्या करें, है ना, अपने पेरेंट्स के कैसे हम साथ दें उनकी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए कैसे करें, क्या करें। तो ये सब जो है बातें आपकी हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। वैसे ही एक उद्यमी जो होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, उसके दिमाग में भी ये सब बातें घूमती हैं कि भाई अगर व्यापार उसको मिल रहा है कहीं पे, कहीं समस्या दिखाई दे रही है, तो वो उस समस्या को क्यों, यानी कि वाई, क्यों सॉल्व करेगा, उससे उससे उसका क्या फ़ायदा है। देखो, कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम करता है, सबसे पहले अपना फ़ायदा देखेगा, है ना, कि मेरा क्या प्रॉफिट होगा उस काम में अगर मैं करूँ तो, है ना। क्यों अपना टाइम वेस्ट करेगा उसमें, समाज की भलाई कर रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा फिर भी करे जा रहा है। समाज की भलाई जो कर रहा है उसके पीछे रीज़न है उसका भी कुछ, है ना, कि उसको भाई पता चल रहा है, नेता बना दिया पकड़ के कि चलो भाई तू तो समाज की भलाई करता है, चल भाई तू आज से एमएलए है, तू आज से चीफ मिनिस्टर है, तू आज से प्राइम मिनिस्टर है। तो इस तरीके से ये, मतलब ये फ़ायदा होता है उन लोगों का जो समाज की भलाई करते हैं, ये सोच के चलते हैं वो लोग भी। और कहाँ, यानी कि कौन से स्थान पे, यहाँ पे जो वेयर होगा, कहाँ, वो उद्यमी के लिए होगा कि कौन से स्थान पे, कहाँ पे, मतलब मुझे वो काम करना चाहिए, कौन सी एरिया में करना चाहिए, जिससे कि मेरा जो फ़ायदा है वो डबल हो जाए, है ना। मैं स्टार्टअप करूँ और वो स्टार्टअप बूम कर जाए, एकदम मस्त तरीके से चले, उसके लिए बात कर रहा है कहाँ, कब, यानी कि कब स्टार्ट करना है, क्या टाइमिंग होगी। अब देखो, जैसे कि दिवाली का सीज़न होता है, हम ज़्यादा चीज़ें खरीदने की कोशिश करते हैं, धनतेरस आता है कि भाई ये भी खरीद ले, वो भी खरीद ले, धनतेरस पे खरीदना अच्छा होता है। तो ये क्या है, ये टाइमिंग है कि भाई लोगों की जो परचेजिंग होती है, वो पावर जो होती है ज़्यादा बढ़ जाती है दिवाली के टाइम पे। तो ये क्या कब होगा, दिवाली के टाइम पे या होली पे, यानी कि जो उसका, जो जिस हिसाब से उसका प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो समय देखेगा ना अपना, कि भाई कब सेल कर सकता है वो अपने अपने सामान को। उसके बाद उसके बाद कैसे, कि कैसे बेचेगा, किस तरीके से वो सर्विस देगा। जैसे कि अमेजोन ऑनलाइन बेचता है, आप क्या पता ऑफलाइन बेचो, आप अपनी शोरूम खोलो, क्या आप भी ऑनलाइन भी बेचो और ऑफलाइन भी बेचो, दोनों मेथड आपके पास हो। तो ये सब जो है तरीके हो सकते हैं, ये पहचान करना ये व्यापार की, भाई आप कैसे काम कर सकते हो। उसके बाद प्रवृत्तियाँ, यहाँ पे आपके लिए शब्द लिखा हुआ है प्रवृत्तियाँ, ये आ सकता है साथ में जोड़ के, जो पीछे मैंने बताया अभी आपको, मैंने बताया आपको कि अ, अवसर की पहचान करना और प्रवृत्तियाँ जो होती है, ये आप सवाल पूछ सकता है आपसे, दोनों लगातार, मतलब साथ में। प्रवृत्तियाँ का मतलब होता है हिंदी में, अगर आप इंग्लिश में अगर लिखा होगा आपकी बुक में, तो ट्रेंड्स लिखा हुआ है यहाँ पे मेरी बुक में, मेरे पास बुक है इसकी, मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। तो प्रवृत्तियाँ मतलब ट्रेंड्स होता है ना, जो भी चलता है, यानी कि कपड़ों का ट्रेंड्स हो गया, जूतों का ट्रेंड हो गया, कार लोग खरीद रहे थे, नई कारों का ट्रेंड हुआ है, कुछ नई कारें हैं, है ना। और पेमेंट्स हम जो करते हैं उसका एक अलग तरीका आ गया है कि भाई ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं लोग, नेट बैंकिंग कर रहे हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं आराम से। तो ये प्रवृत्तियाँ हैं, ट्रेंड्स हैं, लोग ऐसे ही चल रहे हैं। अब कैश कोई रखता नहीं है अपने पास में, तो ये उस बारे में बात करेगा। तो ये वही ट्रेंड्स है, जैसे कि पहनने की प्रवृत्ति, यानी कि वेयरिंग, वेयरेबल जो ट्रेंड्स होते हैं हमारे, जो भी हम मतलब अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग, कि भाई अब ट्रेंड चल रहा है तो जैकेट आ रही है, ये नेहरू जैकेट का ट्रेंड आया था एक बार आया था भाई, वैसी चैन वाली जैकेट का। अब तो नॉर्मली उसके बाद आया था लेदर वाली, अभी अभी फिलहाल में कि भाई लोग लेदर वाली जैकेट पहन के घूम रहे हैं, सभी लोग लेदर वाली जैकेट जो होती है
वो पहन के घूम रहे हैं, बॉयज़ हो या गर्ल हो। तो ये क्या है, ट्रेंड्स है, ये पहनने का ट्रेंड्स है, आप इसके साथ भी जा सकते हो। देखो ये वो ट्रेंड्स हैं जहाँ उद्यमी अपना काम कर सकता है ना, अपना जो उद्यम है अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता है। ये ट्रेंड्स होते हैं कि भाई उसका ट्रेंड के अकॉर्डिंग जा रहा है कि भाई ट्रेंड ये चल रहा है मार्केट में पहनने के हिसाब से। अगर देखें वेयरिंग थिंग्स, अगर वो अंडर गारमेंट्स बनाएगा तो वो जाएगा जो अभी अभी फिलहाल में चल रहा है उसके साथ में, राइट, पहनने के हिसाब से। अभी हम देखें ग्रीन प्रवृत्ति यानी कि ग्रीन ट्रेंड्स, ये भी होता है भाई। आप देखते हो अपने आसपास में कि पहन जो हरियाली है वो कम हो गई है, तो लोगों को क्या है कि आज पैसा लगाने के लिए तैयार है वो, कि बस इसलिए कि उनको आसपास में हरियाली चाहिए उनके घर में, है ना, पेड़ पौधों की ज़रूरत है उनको, कि भाई हमें पेड़ पौधे चाहिए, दुनिया भर के लगा दो आप, ला के कहीं से भी, हम आपको पैसे देंगे, मुंह मांगी रकम देंगे, और मतलब ऐसा मतलब मस्त माहौल बना दो। तो ये ग्रीन जो है ट्रेंड्स चल रहे हैं आजकल, ये भी इनको भी आप ले सकते हो कि भाई इसमें भी आप अपना उद्यम स्टार्ट कर सकते हो, ये स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो कि भाई मैं ये भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है अपना पेमेंट। पेमेंट यानी कि जो आप पैसे देते हो, यानी कि किसी भी व्यक्ति को, जो आप कोई चीज़ सामान खरीदते हो, जैसे कि अपने कपड़े खरीदे, आप पैसे देते हो कैश में। कभी कभी अब तो ज़्यादातर क्या होता है कि हम ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं, गूगल से कर दिया पेमेंट, फ़ोन पे से कर दिया, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं अभी तो, है ना, गूगल पे से वो बहुत सारे बने, फ़ोन पे, गूगल पे, ये सब है। तो ये क्या है, पेमेंट्स के नए नए मेथड आए। पहले तो हम कैश ही करते थे, अब हम जो है ऑनलाइन भी करते हैं, राइट। और कूपन्स वगैरह का भी यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग, तो कि भाई कूपन दिखा दिया कि ये देखो कूपन है मेरे पास, मैं उसको कूपन से पेमेंट कर दी, ये भी जो है एक नया ट्रेंड है। उसके बाद निर्माण प्रवृत्ति, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेकर ट्रेड्स। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर बाजार में मौजूद वस्तु आती है जो दोबारा, जिसको हम बना सकते हैं। निर्माण यानी कि रिसाइकल कह सकते हो आप, जैसे कि बोतल होता है, हम दोबारा उसका यूज़ करते हैं सामान कुछ दोबारा प्लास्टिक बनाने में, उसी को निर्माण प्रवृत्ति कह रहा है ये, ठीक है। उसके सॉरी, उसके बाद आता है मोबाइल प्रवृत्ति, इसको कहते हैं मोबाइल ट्रेंड्स। सबके पास मोबाइल है ना, सबको मोबाइल चाहिए, ज़रूरत बन गई है आज ये। यहाँ पे है, सॉरी मैं वो करना भूल गया, ये रहा मोबाइल ट्रेंड्स, मोबाइल प्रवृत्ति है, मोबाइल ट्रेंड्स, ठीक है। मोबाइल ट्रेंड्स सबको पता है क्या होता है भाई, मोबाइल सबके हाथ में, बच्चे बच्चे को पता होता है कि मोबाइल क्या है, उसको चलाना कैसे है, उसके फीचर्स का यूज़ कैसे करना है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं। स्वास्थ्य, हेल्थ, लोगों की जो आज देखोगे आप कि जो काम है वो इस तरीके का हो गया है कि लोग अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उस हिसाब से आप इन सब इस मतलब कि हेल्थ जो ट्रेड्स होता है इस पर भी आप काम कर सकते हो। जिम खोल लिया आपने, योगा सेंटर खोल लिया, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास यहाँ पे, है ना। अगर उतने ही पैसे नहीं है तो आप मेंटोर बन जाओ, ऑनलाइन लोगों को गाइड करो कि भाई आप ये खाओ, आप ये खाओ, इस तरीके से हमें ये योगा करना चाहिए, ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, बिना पैसों के फ्री में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इंटरनेट और वस्तुएं, इसको बोलते हैं हम द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंग्लिश में लिखा हुआ है मेरी बुक में, मैं वही बता रहा हूँ आपको। इसमें भी सेम वही बातें होंगी, जैसे कि नए उत्पाद को बढ़ावा देना, क्योंकि सभी चीज़ें इंटरनेट से जुड़ी हैं, ठीक है। आप मतलब कोई भी चीज़ ऑनलाइन बेचते हो, वस्तुओं का इंटरनेट से यूज़ करते हो, वाईफाई का, इंटरनेट का यूज़ करते हो, तो वो भी आप उन सब चीज़ों पे भी जा सकते हो, क्योंकि लोगों की ज़रूरत बन गई है कि भैया अब उनको वाईफाई चाहिए, है ना। लोगों को मतलब अभी तो लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं, आगे जाके और भी ज़्यादा जो है हैवी यूज़ हो जाएगा इंटरनेट का, मोबाइल से नहीं काम चल पाएगा उनको, उनको चाहिए होगा वाईफाई घर में, ठीक है। 24 आवर्स 24/7 उनको मतलब इंटरनेट चाहिए होगा, तो ये जो काम होगा ये और बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा इंटरनेट के लिए। इसके बाद आता है आपका ये एक अच्छी व्यापारिक योजना करके एक टॉपिक है, जहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, और ये आपको बताएगा कि भाई एक अच्छा व्यापारिक जो आइडिया होता है, बिजनेस आइडिया होते हैं, गुड आइडिया होते हैं, वो कैसे होते हैं। तो आपकी कुछ लाइन्स में पता चल जाएगा आपको कि भाई ये कहाँ बात कर रहा है, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ एक बार, थोड़ी सी बातें हैं यहाँ पे, मैं पढ़ के बता दूंगा आपको कौन कौन सी यहाँ पे जो है बता रहा है ये, ठीक है। आपको ये पढ़ना है अभी, मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल। किसी भी उद्यम या भावी उद्यमी के लिए व्यवसाय आइडिया शुरुआत बिंदु होता है।
ये जरूरी होता है क्योंकि इससे एक व्यवसाय और उद्यमकर्ता की नई जिंदगी की शुरुआत होती है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। और इसके बाद चलते हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो यहाँ पे स्टार्ट होगा आपका मेन टॉपिक। ये है, एक ये है, ठीक है, ये हमें पढ़ने हैं। ये पहला क्या कह रहा है पॉइंट, आई कह रहा है, देखो यहाँ पे इन्होंने आइडिया का फुल फॉर्म बता रखा है कि भाई जो आइडियाज़ होते हैं उनके फुल फॉर्म क्या होता है। तो आइडिया मतलब आई से आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि जो आपके अवसर होते हैं उनकी पहचान करना सबसे पहली बात है। और डी मतलब डिज़ाइनिंग इनटू प्रोटोटाइप टू शो टू सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी कि प्रोटोटाइप तैयार करना जिसको आप अपनी सोसाइटी को दिखा सको। अब देखो, अब ऐड में देखते हो आप कि मतलब टीवी पे भी आती है आपको, अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वहाँ पे मैगजीन वगैरह आती है, वहाँ पे जो कुछ कंपनियाँ हैं बड़ी बड़ी, वो आपको दिखाती है कि आप हम ऐसे आपको आपका घर बना के डिज़ाइन करके देंगे। तो ये क्या है, ये प्रोटोटाइप है। वो दिखा रहे हैं आपको कि वो काम कैसा करेंगे, है ना। फ्यूचर में अगर आप उनको काम देते हो तो वो इस तरीके से आपको काम करके देंगे, फिनिशिंग अच्छी है उनकी, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी होती है। तो ये हो गया आई और डी कर दिया आपने। उसके बाद ई, एक्सक्लूसिव ऑफ यूनिक दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, यानी कि कुछ हट के आपको देना पड़ेगा आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको, यानी कि बहुत सारे लोग हैं लाइन में, आपको क्यों चूज़ करेगा कोई, ठीक है, आपके अंदर कुछ अलग होना चाहिए, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। एक्सेप्टेबल टू सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, समुदाय द्वारा स्वीकृत, जो लोग हैं उनको ये स्वीकृत होना चाहिए। क्या बता रहा है ये, अब जैसे कि भारत समाज है, यहाँ पे हम मतलब इतना ओपनली लव मैरिज वगैरह का, या मतलब जैसे कि बाहर आप देशों में देखते हो कि खुल्लम खुल्ला वो जो है इश्क लड़ाते हैं, प्यार करते हैं दूसरे से। तो यहाँ पे इंडिया में नहीं होता। तो ये जो है अब अलग ट्रेंड्स है, यहाँ पे कुछ अलग काम करेगा संस्कृति के अकॉर्डिंग, और दूसरे देशों में जाके काम करेंगे तो कुछ और तरीके से उनको शो करना पड़ेगा। और एस बता रहा है सेटिस्फाइंग टू द सेगमेंट ऑफ सोसाइटी विच फार विच मेड, समाज के जिस समुदाय के लिए ये बनाया गया था उस समुदाय की आत्म संतुष्टि होनी चाहिए उसमें, कि भाई भारत के लोगों के लिए बनाया गया है और लोग खुश हैं, ठीक है, उस काम से जो हमने किया है। संतुष्टि होनी चाहिए, लोगों की संतुष्टि, उस देश के लोगों की जहाँ पे ये काम हो रहा है, ठीक है, जिस क्षेत्र में हो रहा है, जिस एरिया में हो रहा है। उसके बाद व्यापारिक योजनाओं के स्रोत, यानी कि रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, कि भाई कहाँ से हम जो है कुछ आइडियाज़ जो होते हैं वो कहाँ से ले हम, कुछ इस तरीके से ये बात कर रहा है। तो इसमें आपको दो तरीके से बताएगा। पहला तो बोलेगा आंतरिक स्रोत, ठीक है, यानी कि आंतरिक मतलब आपके अंदर से, आपके दिमाग से आएगा, दिल से आएगा, जो आइडियाज़ आएंगे आएंगे और जो विचार आएंगे आपको, जो तरीके हैं, जो स्किल्स हैं, वो आपके अंदर होंगी, ठीक है, वो पहला तरीका है। उसके बाद आप बात करेंगे दूसरे तरीके के बारे में। पहले मैं आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ, इसमें एक इंडेक्स बना हुआ है, वो आपको हेल्प करेगा समझने में इसको। अगर इसमें आता है तो ज़रूर दिखाऊंगा मैं, यार मुझे लगता है इसमें है ही नहीं वो, मेरी बुक में तो लिखा हुआ है, अगर आपकी बुक में है तो मुझे बता देना आप, क्योंकि मेरी बुक पुरानी है थोड़ी, 2-3 साल पुरानी है शायद। नहीं, इसमें नहीं है यार। इसमें नहीं है, चलो कोई बात नहीं। आंतरिक स्रोत के बारे में बताता हूँ मैं आपको। ये स्रोत वो होते हैं, देखो यहाँ पे दो स्रोतों के बारे में बात कर रहा है। पहला तो होता है आंतरिक, दूसरा होता है बाहरी। आंतरिक स्रोत में आपके अंदर से जो आपकी स्किल्स होती है उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हो, है ना, ठीक है। आंतरिक मतलब जो अंदर से आती है, आपकी जो स्किल्स है, आपकी जो आपने जो कमाया है, आपने जो पढ़ाई की है अभी तक, उसको कह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको मिलेगा एक शोध और विकास, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यहाँ पे क्या होता है, आप शोध करते हो यानी कि रिसर्च करते हो, और विकास करते हो, डेवलपमेंट करते हो, यानी कि कंप्यूटर पर बैठ के अपने दिमाग लगा के आप जो है घुमाते हो कि भाई इस एरिया में ये चीज़ें, मतलब कि यहाँ पे ये वीकनेस है, इस क्षेत्र में इन चीज़ों की कमी है, दिमाग लगा के आप ढूंढते हो। पहले खुद अपने आप से गणना करते हो, फिर बाद में
दूसरा काम आता है जिसको कहते हैं हम, इंग्लिश में लिखा हुआ है ये, इंग्लिश का मतलब है यहाँ पे, मतलब इंग्लिश का वर्ड है ये एक, इसको इंट्राप्रेन्योरशिप कह रहे हैं। इसका मतलब है, इसमें लिखा भी हुआ है यहाँ पे कुछ लाइंस पढ़ लेना आप, जैसे कि ये है, कुछ पहली लाइन पढ़ के समझ में आ जाएगा हमको कि ये क्या है। एंटरप्रेन्योर वह व्यक्ति होता है जो संस्थान का हिस्सा रहकर ही नई योजनाएं उत्पन्न प्रक्रिया या संस्था में ही कोई नई आविष्कार करने की जिम्मेदारी लेता है ना। यानी कि संस्था में रहने के बावजूद भी वो अपने जो है इस जो कुछ मतलब एक शपथ लेता है कि मैं कुछ नई चीज़ें करूँगा, उसको कह रहे हैं। ठीक है, आपने दो पर चीज़ पढ़ ली, अब तीसरा आता है शौक और रुचि। शौक और रुचि में मतलब शौक होता है जैसे कि हमें खेलने का शौक होता है, अभी क्रिकेट खेलते हैं सब लोग, मतलब मज़े के लिए। कुछ काम है पर चल रहा है, मतलब जैसे हॉबीज़ होती है हमारी, हम बुक्स रीडिंग करते हैं, गाने सुनते हैं, तो वो एक हमारे शौक है, रुचि है, मतलब काम में हमें मज़ा आता है उसमें, है ना, हम फ्री टाइम में वो सब काम करते हैं। तो उस शौक और रुचि को अपने प्रोफेशन में बदलना, ये इम्पॉर्टेंट है ना। ये हमारा होता है आंतरिक स्रोत, इंटरनल स्रोत कहते हैं, इंटरनल सोर्स कहते हैं, इसको कह सकते हैं। तो इसके बारे में बात करें, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ इसके बारे में, कि जैसे कि विराट कोहली है, उसका शौक था क्रिकेट खेलना, है ना, उसको मज़ा आता था कि भाई क्रिकेट खेलना है, उसने उस शौक को अपना प्रोफेशन बना लिया। आज आप देखते हो कि विराट कोहली के नाम है हर जगह पे, मतलब वर्ल्ड के टॉप या फर्स्ट बल्लेबाजों में आता है। बाह्य स्रोत, तो पहला हो गया आंतरिक स्रोत। अब हम बात करेंगे बाह्य स्रोत के बारे में, एक्सटर्नल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, शायद क्योंकि मुझे इंग्लिश इतनी अच्छे से नहीं आती है, हाँ एक्सटर्नल ही कहते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है बुक में भी, मैंने भी देखा। तो यहाँ पे पहला टॉपिक है आपका उपभोक्ताओं की जरूरत की पहचान करना। कैसे करोगे आप? एक्सटर्नल में आप, एक्सटर्नल जो है आपको यही बताएगा कि आप उपभोक्ता की जरूरत है उसको कैसे पहचान दोगे। खुद को तो बताओगे ना, खुद के अंदर तो सोचोगे नहीं कि भाई यही सोच ये हो सकता है, इसके पसंद ये हो सकती है, आप उससे पूछोगे जाके, है ना, मार्केट में जाओगे, घूमोगे फिरोगे, लोगों की डिमांड देखोगे कि क्या लोग मांग रहे हैं, तो आप उसके लिए घूमोगे, मार्केट में जाओगे और लोगों से पूछोगे। जहाँ पे हम बात करते हैं और लोगों से पूछने की, वहाँ हम बात करते हैं बाह्य स्रोत की, यानी कि एक्सटर्नल सोर्सेज की। तो ये पहला हो गया। दूसरा होता है मौजूद उत्पाद और सेवाएं, यानी कि जो सर्विसेज अभी रिसेंटली में है उनके बारे में आप रिसर्च करते हो कि वो कैसी सर्विसेज है, उनसे प्रॉब्लम क्या हो सकती है, उनमें कमियां और फ़ायदे वगैरह वगैरह जो भी उनके अंदर है, ऊंच नीच सब कुछ वो देखता है व्यक्ति बाहर जाके। ठीक है, बाहर की दुनिया से वो बात करता है उसके बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे वितरण नेटवर्क, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है, इसमें क्या होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन पे जैसे कि जो लोगों के पास जा जाके हम बात करते हैं, पूछते हैं भाई, जो फीडबैक नहीं मांगते हम कि भाई फीडबैक दो, ये उस तरीके का वितरण नेटवर्क है। इस पे यही बताता है कि भाई बाजारों में जाओ और लोगों से पूछताछ करो कि आपको कस्टमर मतलब जो फीडबैक होता है वो लो, कि क्या अच्छा, मतलब इस सर्विसेज में क्या बुराइयां है। जैसे कि हमारे यहाँ पे अमेजोन वाला, फ्लिपकार्ट वाला नहीं आता पार्सल लेके, तो हम उसको फीडबैक देते हैं कि अच्छा है, बुरा है, कैसा है, तो वो क्या होता है, फीडबैक होता है, उसी को कहते हैं अब। उसके बाद वाणिज्यिक जनरल्स, इसमें क्या होता है और भी है इसके अंदर, कह रहा वाणिज्य जनरल, व्यापारिक पत्रिकाएं और समाचार पत्र, तो ये यहाँ तक है लगभग। इधर ये रहा, यहाँ से ये दूसरा स्टार्ट होगा। ठीक है, इतना है ये अभी इसमें। तो इसमें आप न्यूज़पेपर पढ़ के या मैगजीन्स पढ़ के भी जो है लोगों की जो सोच है, लोगों की जो डिमांड है, उसको आप समझ सकते हो कि भाई लोग क्या मांग कर रहे हैं, है ना, लोगों को क्या चाहिए, ये उसी बारे में है। जैसे कि व्यापारिक पत्र होता है, बिजनेस जो न्यूज़पेपर होते हैं उसके अंदर इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह का, और मैगजीन्स होती है बहुत सारी, तो ये भी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है रिसर्च के लिए। ठीक है, आपको जानने के लिए कि बताने के लिए कि लोगों को क्या चाहिए।
लोगों की डिमांड क्या है, नहीं ये लोगों से डायरेक्ट संपर्क के बारे में है कि हम डायरेक्ट लोगों से पूछ रहे जाके, मतलब डायरेक्ट ही नहीं पूछ रहे, हम अखबार के द्वारा या वैसे ही या कोई क्विज करके लोगों से उनकी राय जान रहे, फीडबैक लेके देख रहे हैं कि भाई क्या उनको लगता है कि उसमें और अच्छा क्या होना चाहिए, है ना। यही एक बेटर, एक बेस्ट जो हम कह सकते हैं कि इंटरप्रेन्योर की पहचान होती है कि भाई वो हमेशा अपने आप को बेटर करने की कोशिश करता है। तो ये भी एक वाणिज्यिक मेल है, यानी कि आपके बिजनेस या ट्रेड फेयर्स होते हैं ना, एग्जीबिशंस होते हैं जहाँ पे आपको सामान बेचता है आपका, अगर लगाते हो आप तो अपनी आर्ट वगैरह, तो वहाँ पे भी जाके आप पूछ सकते हो। आपको वहाँ पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स मिलते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे बिजनेसमैन मिलते हैं, बिजनेस वूमेन मिलती है जो आपको बता सकती है कि भाई क्या अच्छा है, क्या कर सकते हो आप। और ये जो इंटरप्रेन्योर वर्ड है ना, ये उद्यमी जो वर्ड है, ये हम महिला और पुरुष दोनों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और आपसे कोई पूछे कि भाई एक के लिए यूज़ करते हैं क्या, आप कहोगे नहीं, इंटरप्रेन्योर मतलब महिला और पुरुष दोनों के लिए यूज़ करते हैं, है ना। यहाँ पे हम भेदभाव नहीं करते। उसके बाद सरकारी योजनाएं, अ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखना होता है कि भाई एक उद्यमी को कि उस देश में, उस क्षेत्र में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो कैसे काम कर रही है, उसका क्या फ़ायदा होगा अगर वो उन पॉलिसीज़ को अपनाए अपने काम में, है ना। मतलब कि जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट दे रही है, क्या पता उससे उसका फ़ायदा हो रहा हो, तो उसको भी देखना पड़ेगा एक उद्यमी को कि भाई गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो कैसी है, क्या काम कर रही है, और मैं कैसे उसमें जो है इंटरफेयर कर सकता हूँ, मुझे कैसे फ़ायदा होगा। यहाँ पे आपको बताएगा कि कुछ तरीके बताएगा जिससे कि जो योजनाएं आपके दिमाग में आती है, जो तरीके आपके दिमाग में आते हैं, जो टेक्निक्स आपके दिमाग में आती है, उसको आप कैसे याद रखोगे, है ना। अब हमारे दिमाग में कुछ आ गया, ठीक है, अब पता चल रहा है वो चीज़, चल ठीक है, हमारे दिमाग में अभी तो याद आ रही है, पर 5 मिनट बाद आप दोबारा सोचोगे तो वो पता चल रहा है दिमाग से उड़ गई, समझ में नहीं आ रहा, आपको याद नहीं आ रहा कि आपने क्या सोचा था उस समय। तो उसके लिए कुछ तरीके भी हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, जिससे कि हम उन चीज़ों को याद रख पाते हैं, याद रख सकते हैं। कैसे, लिख के, है ना, लिख के या कुछ मतलब रिकॉर्डिंग करके, इस तरीके से हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे आपको बताएगा। सबसे पहला है ब्रेन स्टॉर्मिंग, दिमाग लगाओ सूत्र कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम टीम में बैठे होते हैं, बहुत सारे बच्चे या हमारे साथ कुछ उद्यमी बैठे होते हैं जो कि दिमाग लगाते हैं और नए नए विचार लेके आते हैं अपने दिमाग में कि ऐसे कर सकते हैं हम, उस स्टार्टअप को ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये वाला स्टार्टअप अच्छा रहेगा। तो ये जो है दिमाग लगाते हैं यहाँ पे बैठ के और मतलब नए नए विचार लेके आते हैं, ये इसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। उसके बाद ब्रेन राइटिंग, यानी कि जो भी विचार हमारे दिमाग में आ रहे हैं उनको लिखना। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सबके हाथ में एक तो पेन होता है और एक बुक होती है, नोटबुक होती है। जो भी विचार आते हैं एक दूसरे के दिमाग में, उनको पहले तो बोलते हैं, उसके बाद फिर लिखते हैं, ठीक है। ये तरीके होते हैं। बेशक वो दिमाग उस समय वो काम में ना आए, वो अच्छा ना हो, पर वो सब कुछ लिखा जाता है वहाँ पे, जो भी हमारे दिमाग में जो भी बात हुई है उस मीटिंग के अंदर, वो सभी रिकॉर्डिंग होगी, वो सभी लिखी जाएगी। उसके बाद फोकस ग्रुप होता है एक, जो कि केंद्र ग्रुप भी कहते हैं इसको, ये भी वही काम करता है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि फोकस ग्रुप क्या होता है, थोड़ा बहुत देखते हैं, मुझे अभी ये याद नहीं आ रहा सही से। केंद्र समूह का प्रयोग बहुत सारे कार्यों के लिए किया जाता है, जिनमें से एक है युक्ति उत्पत्ति। इस समूह का नेतृत्व संचालन द्वारा गहरी चर्चा परिचर्चा के लिए किया जाता है, यानी कि कुछ खास टॉपिक के लिए यहाँ पे आपको इसका यूज देखने को मिलेगा, यानी कोई पर्टिकुलर टॉपिक होगा, ठीक है, कोई चूज कर लिया हमने कोई भी विचार, है ना। कोई कहीं किसी क्षेत्र में, मैंने आपको बताया एग्जांपल देखे पहले भी कि किसी क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम्स है, 36 प्रॉब्लम है, उसमें से आपने किसी एक प्रॉब्लम को चूज़ किया, तो उसके बारे में भी यहाँ पे बात होगी। फोकस ग्रुप क्या करेगा, उस टॉपिक के बारे में बात करेगा कि वो अगर हम उस आइडिया को अपनाते हैं तो उसमें क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, हर एक चीज़ देखेगा उसके, ठीक है। उसको कहेंगे फोकस ग्रुप। उसके बाद आएगा आपका माइंड मैपिंग, जो कि आप नोट्स बनाते हुए करते हो। माइंड मैपिंग जो मैप बनाते हैं हम, अब जब हम आंसर्स या क्या बोलते हैं, हम जब पढ़ रहे होते हैं, जब हम नोट्स बनाते हैं, तो ये उसी तरीके का है। बात करते हुए माइंड मैपिंग होती है कि इसके बाद ये बोला, इसके बाद ये बोला, ऐसे करके, ठीक है। ये तरीके हैं याद रखने के बातों को। और उसके बाद आएगा ये वाला टॉपिक,
इसको कह रहे हैं ह्यूरिस्टिक आइडिएशन टेक्निक। ये थोड़ी सी अटपटी सी है, इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा और। ये एक तरीके की तकनीक ही है जिसमें नई उत्पाद योजना की उत्पत्ति, विभिन्न उत्पादों की विशेषताओं को खोजकर और नए तरीके के संयोजन बनाकर की जाती है। इस तकनीक के अंतर्गत नए उत्पाद की योजनाओं का विकास पहले से मौजूद उत्पादों के तत्वों का संयोजन करके किया जाता है। तो ये वही है, इनोवेशन की बात कर रहा है कि जो भी पहले से मार्केट में अवेलेबल है उसका नया वर्जन लेके आते हैं। इसको ही कह रहा है ये HIT। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बात करेगा स्कैम्पर। ये एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए होंगे आपको स्कैम्पर के लिए, जैसे कि स्कैम्पर का S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट। ठीक है, उसके बाद C आता है, उसका मतलब होता है कॉम्बाइन। ठीक है, उसके बाद आएगा यहाँ पे A अडॉप्ट। यहाँ पे आप ढूंढ सकते हो इन सबके मतलब को, इन सबका अपना अलग अलग मतलब है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी टॉपिक दिए हुए हैं आपको, जैसे कि समस्या सूची अध्ययन भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फ्री एसोसिएशन स्वतंत्र संगठन, ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा देखने को, आप इनके बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, इन सब बातों को। अगला टॉपिक आता है आपका यहाँ पे, जो बोल रहा है आपको व्यापार योजना का अवलोकन और अनुवीक्षण, यानी कि जांच करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो शब्द दिया हुआ है ना आपका अनुवीक्षण, इसका एक अपना मतलब है। ये कहता है कि जो भी आइडिया मेरे दिमाग में आए हैं उस आइडिया को एक ऐसा रूप देना जिससे कि समाज को फ़ायदा हो, है ना, जो कि एक बेटर आइडिया निकाल के दे हमें। यानी कि जब हम लोगों के पास बैठते हैं उस आइडिया को शेयर करते हैं तो उस आइडिया के जो कुछ नेगेटिव तत्व होते हैं उनको निकालते हैं उसमें से, और जो पॉजिटिव चीज़ होती है उसको उसमें लेके आते हैं और अच्छा करने के लिए। यानी कि कहते हैं ना एडिटिंग करो, यानी कि किसी भी चीज़ को अच्छा करने के लिए हम कहते हैं कि इसमें और अच्छा करो और करो। यानी कि जब सब्जी बनाते हैं तो उसमें नमक कम होता है तो कहते हैं कि नमक डालो और थोड़ा सा, तो वो क्या होता है उसमें मतलब एडिटिंग करते हैं हम तो चीज़ें जो है अच्छी हो जाती है। इस तरीके से इसको हम अन्वेषण कहते हैं, यानी कि जाँच करना, कोई भी आइडिया है उसमें क्या खामियाँ हैं क्या अच्छाइयाँ हैं, सबको देखते हैं इस पर। तो यहाँ पे आपको कुछ तरीके दिए हुए हैं, मैं यहाँ के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि एक आइडिया को एक बेटर आइडिया बनाने में हेल्प करता है। जो भी हमने देखा था ना अन्वेषण करके एक टॉपिक, एक शब्द था, उसी का यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि भाई किस तरीके से हम एक शब्द को या एक आइडिया को एक अच्छा आइडिया पे कन्वर्ट कर पाते हैं, कर सकते हैं। सबसे पहले है युक्ति कितना आकर्षक है, यानी कि जो आइडिया है हमारा वो कितना अट्रैक्टिव है दिखने में, सुनने में, और प्रैक्टिकल भी देखना होता है। ठीक है, आकर्षक देखेंगे सबसे पहले कि भाई कितने लोगों को वो आकर्षक लगा। दूसरी बात समझने की प्रवृत्ति। समझने की प्रवृत्ति यानी कि लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यानी कि जो भी देखो हम उद्यमी है, हम अकेले नहीं है। इंटरप्रेन्योरशिप जब हम करते हैं तो हमारे साथ कुछ लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, तो समझने की प्रवृत्ति बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किन लोगों को वो समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद व्यवहार कुशलता, यानी कि प्रैक्टिकलिटी में वो कितना काम करेगा, मतलब रियलिटी है उसमें, मतलब जो वो प्रोडक्ट जो लॉन्च करने वाले हैं या जो आइडिया उनके पास है वो प्रैक्टिकल कितना है, रियल लाइफ में उसकी कोई यूज़ है या नहीं है, और उसकी जो डिमांड है मार्केट में वो कैसी हो सकती है, कैसी होगी। ठीक है, जब करंट सिचुएशन में देखें तो, और क्या वो कंपटीशन पे रोक लगा सकता है, कंपटीशन जो चल रहा है उसको रोक सकता है यार वो अपने, मतलब कि सबको रोक के कहीं कितनी मैं बेचूंगा, या मतलब ये सेल होगा सिर्फ मार्केट में, कम प्राइस में अच्छी सर्विसेज देना, अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद उत्पादन की नवीनता, उसकी जो क्षमता है, क्वालिटी है, उसके बारे में देखना कि कैसे हो सकती है। उसकी जो प्राइसिंग है वो सेट करना, संसाधन जो है यानी कि जो रिसोर्सेज है वो उपलब्ध कितने हैं उस क्षेत्र में जहाँ पे हम वो स्टार्टअप खोलने की बात कर रहे हैं।
ठीक है, ये सारी बातें हैं हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप कोई नया स्टार्टअप या नया आइडिया को जनरेट कर रहे हो। यहाँ पर ऐसे आइडियाज़ की बात होती है जो कि वर्केबल हो, किसी भी क्षेत्र में अगर आप जाते हो तो वो वहाँ पे बिछे, है ना, सेल हो पाए, सर्विसेज जो है आप उसकी उस सर्विसेज को दे पाए लोगों को, और लोगों की तो हेल्प होगी होगी, साथ में आपका भी बिजनेस चलेगा, है ना, जो आपका स्टार्टअप है वो बूम करेगा। तो ये वो है, उसके बारे में यहाँ पे बात होती है। बाकी कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, मैं आपको वो बताऊँगा तसल्ली से। चैप्टर बड़ा है, इस हिसाब से टाइम भी ज़्यादा लगेगा। सबसे पहला टॉपिक आता है आपका बाजार सर्वे और बाजारी क्षमताओं का अवलोकन। यहाँ पे मार्केट सर्वे की बात कर रहा है। पहले आप जाके मार्केट में देखो कि क्या डिमांड है, मतलब रिसर्च करते हैं ना, जाके थोड़ी सी देखभाल करते हैं कि भाई मार्केट कैसी चल रही है, वहाँ पे क्या ज़्यादा डिमांड है, लोग क्या मांग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है स्टार्टअप शुरू करते हैं और सर्विसेज दे पाते हैं। लोगों को सर्विस चाहिए उनको, या वस्तु चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट चाहिए या सर्विस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप दोगे। उसके बाद उत्पाद के कारकों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी की भी बात होती है कि भाई जो आप स्टार्टअप कर रहे हो, जिस चीज़ का जो सर्विस दे रहे हो या जो प्रोडक्ट आप सेल करने की सोच रहे हो, उसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी है कितनी है। ज़्यादा है तो फिर तो काम नहीं आएगा आपका, ठीक है। यानी कि अगर वो पहले से ही मार्केट में है तो आपकी कंपटीशन बढ़ जाएगी, ठीक है, आपको फिर एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। या फिर उसकी अवेलेबिलिटी कम है, मार्केट में बहुत कम है, तो आपका जो काम है वो शायद बहुत अच्छा चले। जो है नाप तोल करके हर एक चीज़ का डिसीजन लेना होता है वहाँ पे। कॉस्ट कितनी आएगी, जो भी आप बनाओगे उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, और फिर आप मार्केट प्राइस जो है वो क्या रखोगे, जो सेलिंग प्राइस होता है वो क्या होगा उसका, वो सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद कच्ची सामग्री उपलब्धता, उसका अभिगमन, ये क्या है, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल होता है उसका अवेलेबिलिटी कितनी है, वहाँ पे है या नहीं है, मिलेगी तो, अगर नहीं मिलेगी तो क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है, प्रबंधन भी तो करना पड़ेगा ना पहले से पहले ही। तो वो सब चीज़ें भी देखनी होती है। उसके बाद आता है पूंजी धन उपलब्धता, यानी कि फंड्स जो है वहाँ पे मिलेंगे लोगों से। अब जैसे शेयर मार्केट में आप लगाते हो तो शेयर मार्केट का मतलब क्या है, वो वही करते हैं, जैसे कि नए नए स्टार्टअप है उनको पैसा देंगे ब्याज पे, और फिर वो मार्केट, वो जो नया नया स्टार्टअप है वो बूम करेगा, चलेगा, तो वो उसका फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो वो वापस उस कंपनी को देगी जिसने उनसे पहले उधार लिया था ना, फिर ब्याज भी उसको लगा के एक्स्ट्रा देते हैं। तो ये क्या है, फंड्स वगैरह भी जो है उसकी भी अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी कि वहाँ पे लोग हैं जो मतलब कि कर्ज दे सकते हैं। बैंक को देखना पड़ेगा कि भाई बैंक जो है वहाँ पे अवेलेबल है जो कि अच्छा खासा हमें मोटा अमाउंट दे सके कर्ज पे। विशिष्टीकरण, विशिष्टीकरण, डिफरेंशिएशन, विभेदीकरण भी कहते हैं इसको, विशिष्टीकरण को, यानी कि आपका जो सर्विस आप देने वाले हो या आपका जो प्रोडक्ट है जो आप मार्केट में लॉन्च करने वाले हो, जो सोच रहे हो लॉन्च करने की, वो औरों से अलग है या नहीं, ठीक है। अगर वो औरों से अलग है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है कि वो मार्केट में छा जाए। अगर सेम है तो वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी कि मार्केट में पहले से ही वो सब चीज़ें अवेलेबल है तो शायद कंपटीशन आपका ज़्यादा बढ़ जाए। उत्पाद की स्वीकृति, यानी कि बाज़ार में जो आप बना रहे हो, जो सर्विस दे रहे हो, जो प्रोडक्ट बना रहे हो, सोच रहे हो बनाने की, वो मार्केट में लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, है ना। उनकी कल्चर के अकॉर्डिंग इंडिया में जो कुछ सामान बेचते हो वो अमेरिका में शायद ना बेच पाए, सेल ना हो पाए, तो ये भी जो है देखना होता है। तकनीक, तकनीकी व्यवहार्यता, टेक्निकली इम्प्लीकेशन, उत्पाद को बनाने के लिए कितने मशीनों का प्रयोग करना होगा या नहीं, यानी कि जो आप मेड करोगे तो वो उसका जो मशीन होगा, जो मशीनें लगेंगी उसके लिए भी तो खर्चा आएगा ना, तो वो कितने खर्चा होगा, कहाँ से आएगी,
कैसे आएगी, क्या टाइम लगेगा, वो सभी जो है कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उत्पाद का भविष्य क्या होगा कि भाई फ्यूचर में, आज तो ठीक है वो बिक जाएगा, 10 साल बाद क्या होगा, क्या वो बना रहेगा या मतलब बस ऐसे ही। तो ये भी देखना होगा हमको। सरकारी उद्देश्य और योजनाएं, तो किसी क्षेत्र में मैंने आपको पहले ही बताया, ये वही टॉपिक है सेम, कि भाई कहीं जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी होती है और चल रहा गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे यहाँ देश में आओ और काम करो, जैसे कि भारत में था मेक इन इंडिया करके। तो वो भी जो है उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है कुछ स्टार्टअप को, नए नए स्टार्टअप जो होते हैं उनको कर्ज देती है, और उनका जो है उन कम ब्याज पे कर्ज देती है, और उनको स्टार्टअप करने के लिए उनकी जो लाइसेंस वगैरह होता है वो सस्ते में या कम में आसानी से उसको प्रोवाइड कराती है, जिससे कि कोई भी कंपनी नई स्टार्टअप होती है तो वो आराम से चल सके। नए उत्पाद विकास प्रक्रिया, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस कह रहे हैं इंग्लिश में। ये वाला आप खुद पढ़ सकते हो, इतने में इसमें इतना कुछ है नहीं। युक्ति उत्पाद यानी कि आइडिया जनरेशन की बात करेगा यहाँ पे, कि कैसे आप मतलब स्टेप्स में कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, स्टेप्स मतलब पहले ये उसके बाद ये, तो ये वो बता रहा है आपको। युक्ति अवलोकन, आइडिया स्क्रीनिंग, आपको देखना भी होगा कि भाई आपका जो आइडिया है वो कैसे काम करेगा, इम्प्लीमेशन कैसे करोगे, आप उसको अप्लाई कैसे करोगे कि भाई कई फील्ड में मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में वो किस तरीके से वर्क कर सकता है, करेगा। उसके बाद आएगा विपणन, यानी कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी आपकी, कैसे आप उस सामान को मार्केट में लेके आओगे, सेल कैसे करोगे, क्या प्राइसिंग होगी उसकी। तकनीकी और विपणन विकास, यानी कि टेक्निकल एंड मार्केटिंग डेवलपमेंट। बहुत सारी बातें हैं इसमें, सारी नहीं करनी होती है हमको। बहुत बड़ा हो गया वैसे भी वीडियो, 40 मिनट का, 40 से 40 मिनट का हो गया ये। कुछ यहाँ पे आपको क्रिटिकल फैक्टर्स भी मिलेंगे, यानी कि आलोचनाएं, कुछ आलोचनात्मक तत्व भी है, सबके अंदर होती है, कहीं पे पॉजिटिव मिलता है आपको तो नेगेटिव डेफिनेटली होता है, तो उसी के बारे में यहाँ पे आपको बताएगा। तो यहाँ पे कुछ आपको बातें बताएगा उद्यमी, उद्यम विकास के आलोचनात्मक तत्व के अंदर, कि भाई कोई, आप अगर आप कोई सर्विस देने की कोशिश कर रहे हो, देना चाहते हो, या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, सोच रहे हो, तो उससे पहले आपको कुछ बातें हैं जो कि याद रखनी है, ताकि आपकी आलोचना ना हो। ठीक है, आपकी मतलब जो प्रोडक्ट है उसमें नेगेटिविटी ना आ पाए। जैसे कि पहला यहाँ पे दिया हुआ है विशिष्टता। अगर आपको हिंदी में लिखा, मतलब आपके अगर बुक में इंग्लिश में नहीं लिखा है तो मैं बता रहा हूँ, इसको इंग्लिश में यूनिकनेस कहते हैं। आप शायद आपको पता चल गया होगा, यूनिकनेस का मतलब तो पता ही होगा सबको, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो औरों से अलग होना चाहिए, है ना, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। क्योंकि देखो, अगर आप नया स्टार्टअप कर रहे हो, नया का मतलब है आपके दिमाग, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो आगे है, नहीं होगी, सबसे अलग होगी, तभी आपने कुछ नया सोचा है, स्टार्टअप करने की कोशिश की है। तो अगर आपके सर्विस में, आपके प्रोडक्ट में कुछ यूनिकनेस नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि भाई विशिष्टताएं जरूरी है, कि आप कुछ विशेष विशेष लेके आओ, कुछ अलग लेके आओ, है ना, कुछ यूनिक लेके आओ। निवेश, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे एक बात दी हुई है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। ऑनलाइन अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू करते हो तो ऑफलाइन में क्या होता है, पहले बात करते हैं ऑफलाइन की। ऑफलाइन में आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है, आपको बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ेगी, है ना, मजदूर लगेंगे, श्रमिक लगेंगे, एम्प्लॉयज़ लगेंगे, बहुत सारे मैनेजर आपको हायर करने पड़ेंगे, एचआर हायर करने पड़ेंगे। तो ये क्या है, टाइम इन्वेस्टमेंट है, टाइम ज़्यादा लगेगा और यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है। अगर हम बात करें ऑनलाइन की, यानी कि अगर हम ऑनलाइन की बात करेंगे तो वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा, राइट। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आपका काम हो जाएगा, आपको ऐड देनी है बस ऑनलाइन, और आपको कुछ एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं, घर बैठे बैठे आप उनको हायर कर सकते हो, बोलो कि भाई ऐसा काम है, हम आइडिया जनरेशन कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, फिर आपका ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ताकि आप मतलब पैसा आपका ज़्यादा वेस्ट ना हो, और अगर वो प्रॉफिट वाली चीज़ें हैं तो आपका काम आएगा, काम चलेगा, तो आप ऑफलाइन भी उसको स्टार्ट कर सकते हो, है ना, एक अपना ऑफिस बनाओ और शुरू करो। तो मतलब कम इन्वेस्टमेंट के लिए वो है, यानी कि आपको नेगेटिविटी से बचाने के लिए, आलोचनाओं से बचाने के लिए, ये आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। बिक्री में बढ़ोतरी, अगर होती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुई तो उसके लिए कोई
प्लान आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी आपको यानी कि आपकी जो है आलोचना में हेल्प कर सकता है कि लोग आपकी बुराई करेंगे कि भाई देखो इसकी तो बिक्री नहीं हो रही है, क्या बनाया है इसने, क्या सोच कर, ये मतलब क्या सोच के बनाया है, ये भी ज़रूरी है। और उत्पाद की उपलब्धता यानी कि अवेलेबिलिटी, अगर पहले से ही वो मार्केट में भरा पड़ा है तो आपकी बुराई होगी। अगर आपने वो बनाया है वो सामान, वो सर्विस दी है जो कि पहले से ही मार्केट में है, तो कौन खरीदेगा आपका। अब अभी आप नए हो फील्ड में, तो आपके नए के अकॉर्डिंग आपकी सर्विस नहीं होनी चाहिए, आपकी सोच, आपके जो प्रोडक्ट है वो भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पांचवा क्या कह रहा है, उपभोक्ताओं की ज़रूरत है उसका आपको ज्ञान होना चाहिए कि भाई उनको क्या चाहिए, है ना। आप उनकी नस नस से वाकिफ़ होने चाहिए हो कि भाई जो मार्केट में डिमांड है लोगों की वो ये है, फलानी डिमांड है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो उनको सर्विस देनी पड़ेगी, देनी है, ठीक है, तभी आपका काम चल पाएगा। बाकी ये चैप्टर ख़त्म हो गया यहाँ पे। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अभी बचा नहीं है, मैंने सब कुछ आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो आने वाली वीडियो के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।